मेरी गूंगी विधवा माँ मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती और पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने देवर, पति और ससुर का डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरा नाम सोनिया है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी दुखों से भरी हुई है। वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में मैं और बस मेरी माँ है जो कि बोल नहीं सकती। वो गूंगी है। वो सिर्फ इशारों से ही बातें करती है और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने उनकी कुछ रिपोर्ट्स करवाई। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल बेयकीनी सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी और मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगी थी। मैं बस ये ही सोच रही थी कि ये कैसे मुमकिन था। मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया। बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आए। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो भी खाती थी उनका जी मचलने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें पास के ही एक डॉक्टर के यहाँ ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर तो मेरा सिर ही घूम गया था। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बड़े राज के साथ उन्होंने यह खबर सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती हैं। मैं माँ का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ चल रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर में बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरा एक छोटा देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरे दिन मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वो मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना ही मेरा देवर और ना ही मेरे ससुर जी। कभी कभी घर में होते भी थे तो बस वो तो अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर कभी कभी खाली वक्त में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते थे और रात को काफ़ी देर से घर में लौटते थे। मेरे पति उमेश की माँ का देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर वो अपने काम से काम ही रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे फालतू बात करने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी माँ से। बस वो तो मेरी माँ के पास जाता, उनका हालचाल पूछ लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी एक ही शर्त पर की थी कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी माँ गूंगी थी। मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन। मैं अपनी माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती वो यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग उस शादी पर राजी हुए उनके घर पर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे, एक उनके पिता और मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही तैयार किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत भी किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादातर वहीं रहता था। घर तो वो कभी कभी ही आता था। हालांकि बाहर से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था
कि उन लोगों पर मैं शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मुद्दों की तरफ जाने लग गई। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर ये बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वो माँ के साथ साथ मुझे भी अपने घर से निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुँची तो मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ही यह खबर सुनाती, उनका तो शायद ये सुनकर बीपी हाई हो जाता। वो पहले से ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? क्या कहना चाहते हैं आप? वह मुझसे कहना चाह रही थी कि तू क्यों चुप है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने तो आपको दवा दे दी है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ, आप आराम कर लीजिए। ये कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। वो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन समझती तो सब थी। उनको महसूस भी सब कुछ होता होगा कि आखिर कौन उनके करीब आता है। कौन हो सकता है, मेरे ससुर जी या फिर मेरा देवर? मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मेरा सिर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें। जब उमेश ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो मेरे लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। मुझे चुप देखकर उमेश मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो, फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ माँ को? मैंने कहा कि उमेश, आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें ऐतराज़ तो नहीं किया। वो कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वो मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उनके साथ। यही सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वह आदमी कौन है। मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया। वो ही घर में हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर ये भी ख्याल आने लगा कि वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार,
दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वो रातों को काफ़ी देर तक जागा करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाज़ें आती रहती। एक बार वो मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत हैं। आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती हैं। ये बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही की थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी जलने लगी थी और ये सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो बेहोशी में होती थी। मेरे लिए ये बात एक नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए शर्म तक नहीं आती थी। मेरी बेबसी ये थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे थे, लेकिन अपने पिता और भाई के खिलाफ वो कोई बात नहीं सुन सकेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे, क्योंकि जितनी वो मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वो अपने पिताजी की भी इज्जत करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वो शराफत की आड़ में कर रहे थे वो बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम करती थी तो माँ मेरे साथ साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती और जब उनके कमरे की सफाई करके वापस आती तो वो किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद ही बना ली। तो वो मुझे मुस्कुरा कर देख कर अपना कप उठाकर किचन से निकल जाते। उस वक्त तो मुझे ये बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वो बाज़ार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही हैं। तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए सब उन्हें दे देना। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी माँ का ख्याल कर रहे हैं। मेरी रात में आँख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वो कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो वो कहने लगे, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहती कि वो आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं। वो मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी। वो एक ऐसी तकलीफ़ में थी जिससे वो अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को ये सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वो ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। वो ना भी बताती तो ये बात कौन सा छुपी रह सकती थी। वो बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफ़ों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उसी शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायतें नज़र आती थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वो ऑफिस में गुजारा करते तो रात को वो कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस दिमागी उलझन का शिकार थी मुझे उमेश की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके काम करना भी भूल जाती थी। यहाँ तक उमेश के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वो पहले ही मुझसे उखड़े हुए थे। फिर वो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए तो गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की ही सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही ज़रूरी काम है। वो इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे।
मैंने कहा कि नाश्ता कैसा बना है। तभी वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का रवैया देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए पूछा ही नहीं। उमेश से अपनी गलती की माफ़ी मैंने पहले ही मांग ली थी, मगर वो कहने लगे कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता, और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। मैंने बार बार सॉरी बोलकर उनको मना लिया। वो जल्दी से राजी भी हो गए थे। लेकिन अगली सुबह माँ इशारे से कहने लगी कि कल रात तू मेरे पास क्यों नहीं सोई। वो आया था और वो रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल तो कट कर ही रह गया था कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो ये सब कुछ कर रहा था? ना मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती, और वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वो एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं ही लेकर जाती थी। बीमार होने के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं अभी इस उलझन से नहीं निकल सकी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था, और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस माँ दाएं बाएं अपने हाथ हिलाए जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ के बेड से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वो भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की इस हालत का जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसको झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। उसकी तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? पागल हो गई हैं क्या आप? मैं तो आपकी माँ को देखने के लिए आया था कि कमरे से कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में भड़क रहा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ के जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था कि इतने में आप चली आई। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उमेश की बात को नज़रअंदाज करके मैं कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुँची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमेश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, एक तो हमने उसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा, और ये एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमेश ने कहा कि मेरी माँ इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी तो वो भी खाली नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया
तो उमेश मेरे पास ही खड़े हुए थे। वो बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमेश को मेरा ख्याल रखने की बात कह रही थी। वो बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप ख़त्म होते ही वो लोग मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। खुद भी मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे ये सब सुनकर खुशी भी बहुत हुई कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। उमेश की बात अभी भी जारी थी। वो कहने लगे, देखो सोनिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है वो निहायत बेहुदा है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे ताज्जुब से देखकर कह रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट उमेश के सामने रख दी और रोने लगी। उमेश ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वो बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। उमेश, मेरी माँ काफ़ी महीनों से यहाँ मेरे साथ इसी घर में रह रही हैं और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियाँ सूंघाकर नींद में बेहोश कर देता है। उमेश, वो बोल नहीं सकती और ना ही उस इंसान को पहचान सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त वो शख्स उनके करीब आता है तब वो बेहोश होती हैं। होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किस पर शक करूं? उमेश, मुझे तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगने पर कोई ऐतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि जिस तकलीफ़ से मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी शराफत की मिसाल मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी महफूज क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भ्रम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दीजिए। सच सामने आ जाएगा और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दीजिए कि उसे क्या सज़ा दी जाए। मेरा लहजा सख्त हो गया था। उमेश ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं ये भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और जिस लैब से टेस्ट हुआ था वो एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा था? उमेश ने मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवा दिया ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन था। जैसे ही वो शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमेश मेरी माँ के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब उमेश ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वो तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पिछली तरफ से खुलती थी। वो एक गली थी। वो भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सूंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। इतने में मेरी माँ शर्मिंदगी से वो घर छोड़कर जाने लगी। अभी वो घर से बाहर ही निकली थी
कि अचानक से उनका एक्सीडेंट एक ऑटो के साथ हो गया। मेरी माँ बुरी तरह जख्मी हो गई। मेरे पति और मेरा देवर उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। उनका काफ़ी खून बह गया था। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने को कहा। ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। 2 घंटे के बाद मैं अपनी माँ से मिली। अब उनकी हालत थोड़ी ठीक थी, लेकिन इस हादसे में उनका बच्चा नहीं बच सका था। 4 दिन बाद मेरे पति मेरी माँ को हॉस्पिटल से अपने घर ले आए थे। मेरे देवर और मेरे ससुर ने मुझे अब माफ़ कर दिया था। मैंने एक बार फिर से मेरे ससुर और देवर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अब उनके मन में मेरे और मेरी माँ के प्रति कोई मलाल नहीं था। अपने पति, देवर और ससुर की उदारता देखकर मैंने सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसा हमारे सामने होता है। असल में वही सच नहीं होता। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मेरी गूंगी बेचारी माँ, मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और तो और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमियां हम लोगों के बीच आ गई थी, वह सब अब ख़त्म हो चुकी थी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।